तो इस संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में प्रचार किया गया था और वो जो प्रचार किया गया था, कांग्रेस ने प्रचार किया, बीजेपी ने प्रचार किया, कम्युनिस्टों ने प्रचार किया, नेशनल लेवल का जो मीडिया है उन लोगों ने प्रचार किया और उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने बताया कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में है। जिस नेशनल मीडिया ने ये प्रचार किया तो मुसलमानों का जो पढ़ा लिखा तबका है वो उस नेशनल मीडिया को सेकुलर मीडिया मानता है कि ये मुसलमानों की बात उठा रहा है। तो वो मीडिया जो नेशनल मीडिया है, जिसको वामन मेश्राम एंटी नेशनल मीडिया कहता है, उसको मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका सेकुलर मीडिया मानता है। तो मेरे में और उनके बीच में मत भिन्नता है। तो वो मत भिन्नता के बारे में मुझे बताया जाना ज़रूरी है कि वो सेकुलर मीडिया नहीं है, वो अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए मुसलमानों को जगा रहा था ताकि SC ST OBC को इस आंदोलन से दूर रखा जाए। जब ये बताया जाएगा कि मुसलमान, ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, तो SC ST OBC भी पढ़ेगा, SC ST OBC भी वो टीवी की खबर सुनेगा। तो जब उनके पास मेश्राम, वामन मेश्राम और उनके लोग और संगठन के लोग जाएंगे कि भाई इसके विरोध में हमको आंदोलन खड़ा करना है, भारत बंद करना है, आंदोलन करना है, तो वो लोग जो SC ST OBC के लोग हैं वो इस आंदोलन का साथ सहयोग करने का काम ना करे। ऐसे ही हुआ। हम लोग SC ST OBC के पास गए, कुणबी मराठा लोग जो महाराष्ट्र के, उनके पास गए, उनको हमने समझाने की कोशिश की कि हम लोगों के विरोध में है। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे कार्यकर्ता को क्या कहा, नहीं नहीं, तो मुसलमानों के विरोध में, ये कानून हमारे लोगों के विरोध में नहीं है, ये मुसलमानों के विरोध में है। जब मुसलमानों के विरोध में है तो मुसलमान लड़े, हमें लड़ने की क्या जरूरत है। तो ये सिद्ध हो गया कि जो सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया अपने मतलब में सिद्ध हो गया, अपने मतलब में अपना मतलब और अपना मकसद सिद्ध करने में सफल हो गया कि SC ST OBC के लोगों को इस आंदोलन से दूर रखना है। क्योंकि उनके पास भी मैसेज गया, मुसलमानों के पास मैसेज गया कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, तो मुसलमान जाकर खड़ा हो गया। और SC ST OBC के पास, कुणबी मराठा लोगों के पास मैसेज गया कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, तो मुसलमानों के विरोध में है तो हमें लड़ने की क्या जरूरत है। SC ST OBC कुणबी मराठा जो महाराष्ट्र का है, उनको लगा ये कानून हमारे विरोध में नहीं, ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, तो मुसलमानों के विरोध में है तो मुसलमान देख ले, हमें लड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए हमें आसाम का वो डाटा लोगों के सामने बताना पड़ा कि 19,48,000 जिन लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया, उसमें 14,48,000 SC ST OBC महाराष्ट्र के भाषा में, कुणबी मराठा भी उसमें शामिल थे। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोष है बंगाल का, और एक घोष लेडी जो है आसाम की, वो लिस्ट में नागरिकता से वंचित कर दी गई। उसका इंटरव्यू आ रहा था सोशल मीडिया में। और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोष है बंगाल का, और उसके ही जाति बिरादरी की एक औरत को आसाम में, जो बॉर्डर में है बंगाल के, उसको नागरिकता के अधिकार से वंचित करके उसको घोषित किया, तो भारत की ही नहीं है। तो मीडिया जो खबरें
छपवा रहा था और खबरें दे रहा था टीवी में, तो मुसलमानों को लगा ये नेशनल मीडिया सेकुलर मीडिया है, और हमारे दृष्टि से हम लोगों को चुप करा रहा था, वो हमारे लोगों को भारत के नागरिकता के अधिकार से वंचित करवा रहा था। तो हमारे दृष्टि से ये नेशनल मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया है। तो इसके पीछे मुसलमान या माइनॉरिटी और SC ST OBC के लोग सारे देश भर में इकट्ठा नहीं आने चाहिए, इकट्ठा आकर ये लड़ाई लड़ी नहीं जानी चाहिए। तो अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं मुसलमानों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उस पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोगों को खास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं, अगर वो SC ST OBC के लोग होते तो मैं उनको गधा और नालायक घोषित कर देता, जैसे मैंने इसके पहले के सत्र में कहा कि वो पढ़े लिखे नालायक साले गधे लोग हैं। मुसलमानों के लिए मैं ये शब्द यूज नहीं कर सकता, न करना चाहता हूं। SC ST OBC के लोग होते तो आप लोगों ने देखा सुना, मैंने कहा मैं तो वो तो केवल गधे नहीं है, पढ़े लिखे गधे नहीं है, नालायक लोग भी है। मैंने ये भाषण में कहा और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई छुप के कमरे में और लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि जरा वीडियो बंद कर देना, मैं कोई खास बात बोलने नहीं, मैं खुद ही ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और वो बड़े रिकॉर्ड में दिखना चाहिए, उसका प्रबंध किया हूं। सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और सच बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को बोलना पड़ेगा। मैं कोई वोट मांगने के लिए थोड़ी जाने वाला उनके पास, जिनके सामने हम लोग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, ये पैर यहां से आधा काटना पड़े, है ना? अच्छा, नहीं काटना है तो बोलता फिर क्या होगा, फिर मरना पड़ेगा। दो विकल्प है, या तो ये पैर यहां से काटना पड़ेगा, नहीं काटना है तो मरना पड़ेगा। कैसे कि ये जहर यहां तक आया, यहां काट रहा है इधर से, कि ये जहर इधर की इधर काट के फेंक देते हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। 2-3 घंटे अगर आपने ना कहा तो 2-3 घंटे में ये और यहां तक पहुंचेगा, यहां काटना पड़ेगा, फिर और 2-3 घंटे में यहां तक आएगा तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मैं जो हार्श लैंग्वेज में, बहुत सख्त लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वो डॉक्टर की लैंग्वेज की काटना पड़ेगा उससे थोड़ी कम लैंग्वेज है मेरी। मैं केवल गधा कह रहा हूं, ये पढ़ा लिखा गधा है, नालायक है। डॉक्टर पढ़ा लिखा गधा है, नालायक ये नहीं कह रहा है, बोलते नहीं काटना पड़ेगा तो ज्यादा खतरनाक बात है, जो काटना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर से थोड़ा कम बोल रहा हूं, मगर दोनों का मकसद ऑपरेशन करना है, उसका जीवन बचाने के लिए। मेरा मकसद भी उसको बचाना है, डॉक्टर का मकसद भी उसको बचाना है। मेरा मकसद इल इंटेंशन नहीं है ये बोलने के पीछे। माँ अपने, कभी कभी बच्चा जो छोटा वो आग पकड़ने के लिए चूल्हे के पास जाता है तो उसको जबरदस्ती खींच कर माँ जो है 2 झापड़ लगाती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि माँ को उसके बच्चे के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। उसको, माँ को तो प्यार है, प्रेम है अपने बच्चे के प्रति, मगर वो आग पकड़ने को चूल्हे के पास जा रहा है तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो भविष्य में वो चूल्हे के पास ना जाए उसकी 2 झापड़ भी लगाती है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो 2 झापड़ लगाने वाली जो माँ है उसको अपने बच्चे के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। और मैं जब गधा, पढ़ा लिखा गधा और नालायक कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपने लोगों के प्रति प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, बल्कि दूसरों के मुकाबले में ज्यादा प्यार और प्रेम है। इस वजह से मुझे अंदर से गुस्सा भी आता है और उन लोगों को बुरे लैंग्वेज में बोल रहा हूं। बुरे लैंग्वेज में बोलने के बाद में क्या होता है, जो सुनने वाला आदमी है उसको बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग ऐसा, साले बहुत ज्यादा ऐसा 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 तो वो ऐसा करे, उसको ज्यादा रिएक्शन करे, जितना ज्यादा रिएक्शन करे, मुझे 2-4 गाली भी दे दे, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं बुद्ध की तरह कहूंगा तुमने गाली दिया, हाँ मैंने तो नहीं मांगा था।
जब मैंने गाली नहीं मांगा था, तुमने दिया, तो तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है तो लूंगा, मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं लूंगा। मेरी मर्जी है ना, लेना है तो मैं लूंगा, नहीं लेना तो नहीं लूंगा। तो ये कहने के पीछे कोई बुरा मकसद नहीं है। तो मैं ये इस एनालिसिस करके सबूतों के साथ, उदाहरणों के साथ बता रहा हूं, कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? अगर ये लड़ाई SC ST OBC वर्सेस ब्राह्मण, SC ST OBC वर्सेस ब्राह्मण, अगर ऐसी लड़ाई भारत में शुरू हो जाए, तो जब बामसेप हमने शुरू किया तो उसी तारीख की शुरू किया। ये लड़ाई हमने SC ST OBC वर्सेस ब्राह्मण, ये लड़ाई हमने शुरू की। अब ये लड़ाई अगर, इस लड़ाई को अगर मुसलमान प्रमोट करते हैं, देखो थोड़ा सा मतलब इतने स्पष्ट लेवल पर समझाया नहीं जाता, मगर अभी क्या किया जाए, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा विस्तार से उदाहरण देकर समझाना पड़ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को, तो इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। जो समझदार आदमी है वो इतना स्पष्ट नहीं बोल सकता, मगर मैं आपको ज्यादा स्पष्ट बोल रहा हूं कि अगर ब्राह्मण वर्सेस SC ST OBC कुणबी मराठा, अगर ऐसी लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई किसके अंदर होगी? SC ST OBC कुणबी मराठा वर्सेस ब्राह्मण, इसमें होगी। इसमें मुसलमान कहीं है? कहीं पर भी नहीं है, मुसलमान बाहर है। तो लड़ाई किसके अंदर होगी? SC ST OBC कुणबी मराठा वर्सेस ब्राह्मण, इनके बीच लड़ाई होगी। जब लड़ाई में मुसलमान है ही नहीं, तो मुसलमानों का नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। इस लड़ाई में मारपीट होगी, ब्राह्मण की, SC ST OBC कुणबी मराठा की मारपीट होगी, तो 2-4 इधर के मरेंगे, 2-4 उधर के मरेंगे, तो मुसलमानों का तो कोई मरने का सवाल ही नहीं है। कोई सवाल है? कोई मरने का सवाल है? कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, और ऐसे लड़ाई को मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए। इतना सीधा बोलना नहीं चाहिए, मगर बोलना पड़ रहा है। गलत समझ में आएगा? उतना सीधा क्यों बोल, इतना उदाहरण देकर इतनी सारी बातें मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को। लड़ाई रणनीति बनाए बगैर नहीं लड़ी जा सकती, जीती तो जा ही नहीं सकती। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं हो सकती, वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है। तो वो लोग जो मुस्लिम लोग हैं, वो क्या करते हैं? ऐसी लड़ाई को प्रमोट नहीं करते। करते क्या है? मुस्लिम वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई लड़ते हैं। तो ब्राह्मण सारे SC ST OBC को अपने साथ में ले लेता है हिंदू के नाम पर। जब SC ST OBC को हिंदू के नाम पर अपने साथ ले लेता है, और ब्राह्मण प्लानिंग बनाकर SC ST OBC कुणबी मराठा को मुसलमानों के ऊपर छोड़ देता है, देखो कर लो, तुम्हारा बंदोबस्त करो इनका। वो अपने घर में रहता है ब्राह्मण, और SC ST OBC कुणबी मराठा को मुसलमानों के घरों पर छोड़ देता है, और फिर लड़ाई हो जाती है SC ST OBC कुणबी मराठा वर्सेस मुसलमान। ये लड़ाई बार बार होती है, और बार बार वो उसके शिकार होते हैं। इसके बावजूद भी वो रणनीति में कोई बदलाव करते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब करने का काम लीडरशिप का है। ये सारा दिमाग का काम है। ये काम लीडरशिप के लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि पहले क्या होता था? पहले तलवार हाथ में लेकर मैदान में लड़ाई लड़ना पड़ता था। अभी वो जमाना खत्म हो गया। अभी तलवार, गोली, बंदूक, ये लड़ाई खत्म हो गई। अभी ये लड़ाई इधर शुरू हो गई। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिराव फुले कहते हैं कि इन लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत है। मेरी बात तो पढ़े लिखे को समझ में नहीं आती, चलिए अनपढ़ों को कहां से आएगी? मैं जो कह रहा हूं वो पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, और बार बार रिपीटेडली कहता हूं,
और जूता मार के कहता हूं, अभी नालायक का एक जूता मारा, एक पढ़े लिखे गधे का जूता मारा, तो जूता मार के कहता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मैदान में जाके अकेला आदमी ने लड़ाई, ये लड़ाई जिस तरीके की लड़ाई लड़ी जाने वाली है उस तरीके की लड़ाई में मैदान में जाकर लड़ने वाला मामला नहीं है। ये लड़ाई बौद्धिक है। बौद्धिक क्षेत्र में दावपेच के तहत ये लड़ाई, हमारा दुश्मन ब्राह्मण जो 3.5% है वो घर में बैठे बैठे लड़ रहा है और मैदान में SC ST OBC कुणबी मराठा को भेज रहा है। और जो SC ST OBC कुणबी मराठा उसको दिमागी तौर पर ब्राह्मण समझा रहा, तुम हिंदू हो और वो मुसलमान है, तो हिंदू बनाकर वो मुसलमानों से लड़ाता है, भिड़ाता है। या तो फिर मुसलमान मरते हैं या तो फिर SC ST OBC कुणबी मराठा मरते हैं। ब्राह्मण घर में आराम करते रहता है। घर में क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक लड़ाई है, मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो ये बात के लिए मैं ये उदाहरण दिया। दूसरा मुद्दा ये है, ये जो विद्यार्थियों का जो सब्जेक्ट था उसमें एक विद्यार्थी के द्वारा ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उच्च शिक्षा से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये जो विद्यार्थी ने कहा ये अधूरी बात है, ये पूरी बात नहीं है। केवल उच्च शिक्षा लेने से सारी समस्याओं का समाधान होता है, ये बात सही नहीं है। उच्च शिक्षा लेकर वो जब समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने शिक्षा का, बुद्धि का उपयोग करता है तो उसके बाद ये होता है। केवल उच्च शिक्षा लेने से नहीं हो सकता, इसको समझना बहुत जरूरी है। तीसरी एक बात यह है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग, मुस्लिम समाज की कुछ लीडरशिप इस बात को समझती है कि लड़ाई जो है SC ST OBC कुणबी मराठा वर्सेस मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों की कुछ लीडरशिप इस बात को समझती है। यह बात ब्राह्मणों को मालूम हो गई है, इसलिए ब्राह्मणों ने अपना दावपेच बदल दिया। उन्होंने क्या किया, वो अब डायरेक्ट मुसलमानों के लीडर को समझाने के बजाय मुसलमानों के डायरेक्ट मासेस को समझा रहा है कि ये कानून तुम्हारे विरोध में। तो वो मासेस जो लीडर के कहने पर काम करता है, वो मासेस को डायरेक्ट समझा दिया, तो मासेस ने इकट्ठा होकर शाहीन बाग बना दिया। अब शाहीन बाग का आंदोलन जब शुरू हुआ तो जो समझदार मुस्लिम लीडर है उसने सोचा था तो फिर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो रहा है, इसका विरोध करते हैं तो फिर हम लोगों को ही मराठी में वाड़ी टाकून देतील, हिंदी में मराठी में वाड़ी टाकून देतील, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है बहिष्कार कर देंगे। हम जो समझदार लीडर है, तो ये जो मासेस है अब ये हमारी सुनने वाले नहीं है। अगर हमने समझदारी की बात कही तो ये हमको ही बहिष्कार कर देंगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि वो जो लीडरशिप है वो बहिष्कार के डर से वो मासेस को फॉलो करने लग गए। मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं क्योंकि बहुत समय हो गया। ब्राह्मण लोग बहुत चालाकी से एक बात कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रा नाम का किताब लिखा, उसका रेफरेंस देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्रा में जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि आर्यों ने आक्रमण किया, उसको नहीं मानते। तो वो अपनी बात कहने के बजाय बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। विलास, ब्राह्मण अपनी बात नहीं कहते, बोलते अम्बेडकर ने ऐसा कहा कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी, डॉक्टर अम्बेडकर जो महापंडित थे वो इस बात को नहीं मानते।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा क्यों, ये थ्योरी उन्होंने क्यों लिखी थी? मैं पहली बार ये बात बता रहा हूं आप लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने इस थ्योरी को डिनाई क्यों किया? इस थ्योरी को इसलिए डिनाइड किया क्योंकि अंग्रेज भारत में थे और अंग्रेजों को ब्राह्मण समझाते थे। क्या? तुम विदेशी। अंग्रेज लोगों को बोलते थे ब्राह्मण, तुम विदेशी, हम भी विदेशी। तिलक ने कहा हम विदेशी, विद्यासागर ने कहा विदेशी, जवाहरलाल ने कहा विदेशी। यानी ब्राह्मणों के जितने नेशनल लेवल के लीडर थे, इंटेलेक्चुअल थे, सभी लोगों ने अंग्रेजों के समय में यह कहा कि हम विदेशी है, तुम भी विदेशी हो, तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, विदेशी विदेशी भाई भाई। ये बात तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर को ही समझ में आ सकती थी। फिलहाल समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये बात केवल बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आ सकती थी, बाकी किसी को नहीं आ सकती थी। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस थ्योरी को, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को डिनाई किया कि नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों और इनके बीच में जो डायलॉग होता है उसमें मेरी थ्योरी भी जाए कि ये लोग विदेशी नहीं है। तो डायलॉग करते वक्त जो भाईचारा बनाते हैं वो भाईचारा नहीं होना चाहिए। मगर भारत का पार्टीशन करने के दौरान इस थ्योरी का ब्राह्मणों को फायदा हुआ। बहुत खास बात बता रहा हूं विलास। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी का ब्राह्मण खुद कह रहे थे हम विदेशी है। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उसमें दो बातें हुई। उसमें अंग्रेजों ने जो विदेशी थे ब्राह्मणों की मदद की। नंबर एक, उन्होंने ब्राह्मणों के फेवर में ट्रांसफर ऑफ पावर का फैसला किया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। हैरान करने वाली बात है, मगर जो लगातार प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, 1885 को ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण विदेशी है, मगर ब्राह्मणों ने प्रचार और प्रोपेगेंडा किया हम आजादी का आंदोलन चला रहे। 1929 तक ब्राह्मणों ने रेजोल्यूशन कागज में पास नहीं किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हारे विरोध में हम आजादी का आंदोलन चला रहे और हमें आजादी चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया। रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास किया ब्राह्मणों ने? क्योंकि वो ब्राह्मणों अंग्रेजों को कह रहे थे तुम विदेशी, हम भी विदेशी, तुम्हारा राजा हमारा राजा, तुम्हारी रानी हमारी रानी, तुम्हारा शासक हमारा शासक। तो ठीक है ना, तुम इस देश से जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहो, इधर रच रहो, इधर रच रहो। एक बात करो, शासक तुम रहो, राजा तुम रहो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एसपी, डीवाईएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर, जिलाधिकारी, उसमें जोशी, पांडे, देश पांडे को रखो। ये रिकॉर्ड में है, ये काल्पनिक। जवाहरलाल बाल गंगाधर तिलक ने ये अकोला में, भुसावल में, यवतमाल में भाषण दिया है, रिकॉर्ड में है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते। तो अंग्रेजों ने अल्टीमेटली लास्ट में ब्राह्मणों को मदद की। एक विदेशी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया, ट्रांसफर ऑफ पावर में ब्राह्मणों के फेवर में फैसला किया। उससे भी बड़ा मामला सीरियस, जिन अंग्रेजों ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने 1940 में 40 को वर्ल्ड वार में महाराष्ट्र के महारों को वर्ल्ड वार में फौजी के तौर पर भर्ती करवाया, वर्ल्ड वार में जीतने के लिए। आप, मुझे नहीं लगता किसी को पता है इसके बारे में। बाबा साहब आम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महारों को वर्ल्ड वार में भर्ती करवाया, लड़ाई लड़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, वहां वो लड़ाई लड़े। तो अंग्रेजों को यह भी मालूम था बहुत बहादुर लोग हैं। 500 महारा और दूसरे लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। ये बहुत बहादुर लोग हैं। उधर लेके गए, बाबा साहब आम्बेडकर से मदद लिया, वर्ल्ड वार जीता। आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि वर्ल्ड वार जीता अंग्रेजों ने।
और जीतने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर को जो वादा किया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर करते वक्त आप लोगों का ध्यान रखेंगे, केवल मात्र ब्राह्मणों को ट्रांसफर ऑफ पावर में हिस्सा नहीं देंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर में आप लोगों को भी हिस्सा देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको आजाद भारत में दिया जाएगा। रिकॉर्डेड बातें हैं सारी, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारत में ब्राह्मण, उस समय भी राष्ट्रद्रोह किया, भारत का पार्टीशन करके भी राष्ट्रद्रोह किया। आज उनका जो उन्होंने जो लोकतंत्र के सारे संस्थाओं पर कब्जा करके आजादी के आंदोलन में जो हमारे लोग शहीद हुए उसके साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी करने का काम किया, ये तो सारे के सारे दूसरे लोगों को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। साली ये तो पहले नंबर के टुकड़े टुकड़े गैंग है। इन्होंने हमारे लोगों के 6000 टुकड़े किए, तो ये पहले नंबर के टुकड़े टुकड़े गैंग है। यही टुकड़े टुकड़े गैंग है, दूसरे है ही नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग यही है। इन्होंने भारत के टुकड़े किए, मुसलमानों को इसलिए पाकिस्तान दिया क्योंकि ये लड़ाकू किस्म के मुसलमान जो है वो अपने इलाके में उनका राज रहेगा, तो ये पार्लियामेंट में हम लोगों को राज नहीं करने देंगे, इसलिए भारत के टुकड़े किए। ये सारी बातें अकेले कांग्रेस और गांधी करने में कामयाब नहीं हो सकते थे, अंग्रेजों ने मदद की। अंग्रेजों ने मदद क्यों की? क्योंकि अंग्रेजों के साथ ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इवन गांधी ब्राह्मण नहीं थे, मगर गांधी ने साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि तुम और हम सेम स्टॉक के लोग हैं। इनडायरेक्ट लैंग्वेज, सेम स्टॉक, यानी तुम्हारा ब्लड हमारा ब्लड एक कच्छ है। ट्रांसलेशन बता रहा हूं, सेम स्टॉक, ये सेम स्टॉक शब्द यूज किया। रिटर्न लेटर है गांधी जी का अंग्रेजों को लिखा हुआ, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे विदेशियों की तरह, तुम्हारा ब्लड हमारा ब्लड एक ही है। तो ये हमारे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, मगर हमारे पास जानकारी है, इसलिए अंग्रेजों ने उनको मदद की। मदद करने की वजह, ब्राह्मणों ने उनको कहा कि हम भी विदेशी है, तुम भी विदेशी है, इसलिए अंग्रेजों ने जाने के दौरान ब्राह्मणों को मदद करने का काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे इसकी वजह से अंग्रेज इनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है, ये थ्योरी सही नहीं है। इस मकसद के लिए कहा। अभी ब्राह्मण क्या करते, इसके लिए बताते नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को नहीं माना, ज्योतिराव फुले ने कहा, बाबा साहब ने नहीं माना। वो अंग्रेज था, अभी मेरे पास वीडियो है, विलास के पास से अभी वीडियो देखा, वो अंग्रेज क्या कह रहा है, हाँ डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा कहा था, मगर आज के आम्बेडकराइट लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत सही जवाब दिया। नहीं, वो अंग्रेज होशियार आदमी है, अंग्रेज तो ब्राह्मणों से ज्यादा होशियार है, इसीलिए तो राज किया, इतना तो है ही है। तो ये बात मैं इस मौके पर, क्योंकि मौका आता है तब मेरे दिमाग में बहुत सारे खजाने में इधर उधर कहीं ना कहीं वो बात रहती है, तो वो मौके पर ही, वो तो मैं जानता हूं ना, वो पहली थ्योरी तो ज्योतिराव फुले की है कि ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये ब्राह्मण विदेशी है, तो वो ज्योतिराव फुले का उदाहरण बता रहा था अंग्रेज। तो जो ब्राह्मण का समर्थक राय है वो बोल रहा था कि नहीं, आम्बेडकर ऐसा कहते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। तो अंग्रेज कहता है आम्बेडकरवादी लोग इस बात को नहीं मानते, आम्बेडकर की इस बात को नहीं मानते। ये बात है, मैं ठीक से पकड़ता हूं चीजों को, ठीक से समझता हूं। तो इस तरह से इस बारीकी को हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये विश्लेषण मैंने थोड़ा सा समय लेकर आपको समझाया, क्योंकि ये बात वो बार बार वो लोग करते हैं, तो ये इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुआ। आपने एक बार कहा भी था कि इस पर विस्तार से लिखो आप, मेरे पास लिखने की बहुत बड़ी समस्या आती है, लिखने के लिए समय की समस्या आती है। तो मैं अभी इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। और बामसेफ का 3 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है आज समाप्त हो गया। कल से भारत मुक्ति मोर्चा का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो अभी ये 5 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का 60% समय तो समाप्त हो गया, अभी 40% ही रह गया। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि के अंतर्गत आयुष्मान महेंद्र ज्ञानदेव मोते सरदार व आयुष्मती नूतन नागटे, आज इनका मंगल परिणय अर्थात शादी थी और आज ही इनके शादी का समारोह संपन्न हुआ। और शादी समारोह संपन्न होने के तुरंत बाद ये दोनों लोग अधिवेशन में आ गए और अधिवेशन में आकर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब को 5,000 रुपये का जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। आयुष्मान महेंद्र ज्ञानदेव मोते सरदार व आयुष्मती नूतन नागटे, पूरे वामसेप परिवार की तरफ से हम इनको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आयुष्मान महेंद्र ज्ञानदेव मोते व सरदार व आयुष्मती नूतन नागटे ने मेश्राम साहब को 5,000 रुपये का आंदोलन निर्माण निधि भेंट किया। साथियों, 3 दिन के वामसेप के 37वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित कर